बताने जा रहे हैं कि प्राकृतिक कृषि में अग्निहोत्र का क्या महत्व है। जैसा कि आपने अपने पूर्वजों से सुना होगा या किसी के घर में अब भी यज्ञ होता होगा, माताएं यज्ञ करती हैं, तो यज्ञ का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। वैसे तो जीवन ही मेरा एक यज्ञ है। मुझे यज्ञ के लिए ही ईश्वर ने इस धरती पर अवतरित किया कि तुम जाओ और वहाँ पर यज्ञ करो। और यज्ञ का मतलब है आहुतियाँ देना, समर्पण, प्रकृति के प्रति समर्पण। तो ये जो यज्ञ, आज का जो मैं यज्ञ आपको समझाने जा रहा हूँ, ये प्राकृतिक कृषि के लिए बहुत ज़रूरी है। सनातन संस्कृति में मांगे बारिद दे ही जल, जब मनुष्य पानी मांगता था, हे परमात्मा अब मुझे पानी की ज़रूरत है, तो पानी बरसता था। लेकिन वो सिर्फ मुंह से नहीं कहता था कि हे ईश्वर मुझे पानी दो। पानी मांगने के समय वो यज्ञ करता था और पानी होता था। तो ये जो विधा है यज्ञ की, ये उन क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी है जो बरानी क्षेत्र हैं, जो वर्षा आधारित क्षेत्र हैं, जहाँ सिंचाई के साधन कम है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ क्षेत्र हमारे देश में ऐसे हैं कि जहाँ पर सिंचाई का पानी नहीं है, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए क्रॉप तो ग्रो करना है। अब क्रॉप ग्रो करना है, बरसात के बाद संचित नमी में किसान ने चना, मटर, मसूर, अलसी, राई कुछ बो दिया। लेकिन सॉइल में आगे चल करके दिसंबर और जनवरी आते आते कई बार माउट हो जाती है। माउट का मतलब मिड सीजन की बरसात, तो क्रॉप ग्रो कर जाती है, अच्छी हो जाती है। और कई बार वो माउट नहीं होती, तो फिर किसान की उपज बहुत घट जाती है फसलों की। तो फसल की उपज ना घटे, फसल की उपज इसलिए घटी क्योंकि सॉइल में मॉइस्चर की कमी थी। तो ये जो अग्निहोत्र है, ये इसके माध्यम से हम सॉइल में मॉइस्चर बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने क्लासरूम में आपको बताया था कि 50-100 ग्राम कंडा उपला लेकर के और उसमें थोड़ा सा कपूर डाल करके और अग्नि प्रज्वलित करके, जब मैं सिंपल सी 2 ग्राम घी, 4 ग्राम चावल और 2 ग्राम गुड़ की एक आहुति डालते हैं, तो उससे जो जलने के बाद जो गैस फार्म हो रही हैं, उसमें इथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड और फॉर्मेल्डिहाइड है। आप कभी पढ़ना सुनना, जब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन होता है, तो उस ऑपरेशन थिएटर में फॉर्मेल्डिहाइड गैस स्प्रे की जाती है, ताकि वहाँ पर कोई जितने भी विषाणु थे वो नष्ट हो जाएं। हानिकारक, चूँकि पेट फाड़ा जा चुका है, अगर कोई ऐसा पैथोजन चला गया बॉडी में तो वो फिर और गड़बड़ होने वाला है। इसलिए उस ऑपरेशन थिएटर को बिल्कुल क्लीन किया जाता है और उसमें फॉर्मेल्डिहाइड गैस यूज होती है। तो फॉर्मेल्डिहाइड गैस जिस प्रकार से ऑपरेशन थिएटर में नेगेटिव पैथोजन को किल कर रही थी, उसी प्रकार इससे निकलने वाली गैस इस एटमॉस्फेयर में जो एरोबिक, जो कहते हैं ना, जो हवा से फैलने वाली बीमारियां क्योंकि 3 प्रकार की आप जानते हैं, सीड से, सॉइल से और एयर से। तो जो एयरबोर्न डिजीज हैं उनके लिए भी यज्ञ बड़ा उपयोगी है। जहाँ रेगुलर यज्ञ होगा वहाँ एयरबोर्न डिजीज नहीं आएंगी। और यज्ञ करने का जो सबसे उचित समय होता है वो प्रातः सूर्योदय के समय और सायंकाल सूर्यास्त के समय। एक किसान जिसके खेत में नमी का अभाव है और फसल बोना ज़रूरी है, अगर वो फसल बोने के अगले दिन से प्रातः और सायंकाल यज्ञ करता है, तो एक दिन में उसको कितना यज्ञ के लिए सामग्री चाहिए? 8 ग्राम घी, 16 ग्राम चावल और 8 ग्राम गुड़। अब ये यज्ञ की प्रक्रिया उसकी पूरी क्रॉप के हार्वेस्ट होने तक चलेगी। तो कितना ग्राम? ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.25 किलो घी और 2 से 2.5 किलो चावल और 1 से 1.5 किलो गुड़, यानी 500 रुपये, 800 रुपये का घी और 80 रुपये का चावल और 50 रुपये का गुड़, यानी कि उसके 1000 रुपये इन्वेस्ट हुए। लेकिन 1000 रुपये इन्वेस्ट होने के बाद
जो एटमॉस्फेयर में इस समय, जैसे अब ठंड का सीज़न है, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी 30 to 40% है। वो ह्यूमिडिटी जो एटमॉस्फेयर में है वो सॉइल में प्रेसिपिटेट होगी। तो एक तो एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी को हमें सॉइल में इनॉकुलेट करना है, नंबर 1। नंबर 2 कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन की मात्रा है, कई जगह जहाँ अच्छा फॉरेस्ट एरिया वहाँ पर अच्छी ऑक्सीजन है, जहाँ पर कुछ फॉरेस्ट कम बचा है वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। और हमारी आधुनिक जीवन शैली में ये तो सब लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है। तो इसकी जो इथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड हैं, ये CO2 से क्रिया करके, CO2 गैस से क्रिया करके उसको ब्रेक करती है। O2 सेपरेट हो जाती है और C का मॉलिक्यूल ज़मीन में आता है। तो जहाँ हम नमी का प्रेसिपिटेशन करा रहे हैं सॉइल में, वहीं पर कार्बन की वैल्यू भी बढ़ा रहे हैं सॉइल में। बेशक स्लो सही, बट समथिंग कार्बन बढ़ा और समथिंग कुछ ह्यूमिडिटी आई, जिससे प्लांट का जीवन चल गया। तो अब हम कहेंगे कि ये जो यज्ञ की विधि है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये उपला जो है ना, गाय का उपला हो सकता है, या कुछ उपला ना हो तो हम आम की और पीपल की, बरगद की थोड़ी सी लकड़ी ले सकते हैं। देखिए अब ये यज्ञ है, मतलब ये पिरामिड आकार का एक बर्तन होगा। जब यज्ञ करेंगे तो पिरामिड आकार का बर्तन होगा और हम खेत के बीचों बीच खड़े होंगे। और ये अग्नि प्रज्वलित होने के बाद चम्मच में 2 ग्राम घी लिया और 2, 3, 4 ग्राम चावल लिया और थोड़ा सा गुड़ लिया, और हमने एक मंत्र बोला, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदम नमः। सूर्याय इदं नमः। ये एक आहुति हुई। अब दूसरी आहुति फिर देंगे, ओम आग्ने स्वाहा, ओम आग्ने स्वाहा, आग्ने इदम नमः। आग्ने इदं नमः। केवल इतनी सी क्रिया है। ये क्रिया प्रातः सूर्योदय के समय और सायंकाल सूर्यास्त के समय, इतनी क्रिया करने के बाद अब इससे जो फ्यूम है, ये जो 4-5 ग्राम घी और 6-7 ग्राम चावल और 4-5 ग्राम गुड़, अब देखिए इससे जो फ्यूम निकल रही है, जहाँ जहाँ हवा चलेगी, जितना दूर तक जाएगी। पहले आपको मालूम है, गांव में हर घर में जब चूल्हे में रोटी बनती थी तो प्रातः सबके घर में चूल्हा जल जाता। देखिए प्रातःकालीन बेला होती थी, सूर्योदय के आसपास का समय होता था, और सारे देश में हमारी माताएं बहनें जो रोटी बनाती थी, वो छोटी सी रोटी का टुकड़ा घी और गुड़ लगा करके अग्नि को समर्पित करती थी। एक गांव में 150 परिवार रहते हैं, तो 150 घरों में एक क्रिया हो गई। तो 150 घरों में छोटा छोटा अग्निहोत्र एक बड़ा रूप ले लेता था। और उस समय गांव का एटमॉस्फेयर अच्छा रहता था, बारिश भी अच्छी रहती थी। इस समय जो बारिश कम होने का रीज़न है, वो बारिश कम होने के 3 रीज़न है। नंबर 1 कि पेड़ कट गए, दूसरा मैंने यज्ञ भुला दिया, तीसरा सॉइल का पानी पूरा लूट लिया। तो पानी वहीं जाएगा जहाँ पानी होगा। जैसे राजस्थान में आप देख रहे हैं, राजस्थान में बारिश 250 से 400 मिलीमीटर है पूरे राजस्थान में, कहीं पर 200-250 मिलीमीटर, कहीं पर 350-400 मिलीमीटर। हमारे झांसी के बगल में टीकमगढ़ और छतरपुर 2 ज़िले हैं, पन्ना सागर, यहाँ बारिश 1100-1200 मिलीमीटर होती है। ललितपुर में 900 मिलीमीटर एवरेज है, झांसी में 800 मिलीमीटर एवरेज है, और उराई जा करके वही 600 मिलीमीटर एवरेज हो गया। एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब उराई में 600 मिलीमीटर, झांसी में 800 मिलीमीटर, ललितपुर में 900 मिलीमीटर, और ललितपुर के आगे जो टीकमगढ़ है वहाँ 1000 मिलीमीटर। सीधा सीधा रिलेशन है, जहाँ जहाँ प्लांटेशन ज़्यादा होगा वहाँ बारिश ज़्यादा होगी। तो ये मैंने आपको अग्निहोत्र की एक विधि बताई। प्राकृतिक कृषि में जब प्राकृतिक कृषि की बात आएगी तो मुझे सनातन संस्कृति में हमारे पूर्वज लोग क्या क्या करते आए हैं, वो जो क्रिया करते थे हमारे किसान लोग, उसको याद करना है और उन चीज़ों की फिर से हमको कैसे न कैसे वापसी करानी है। तो समझ लीजिए कि हमारी जो कृषि में जो दिक्कतें हैं, आज किसान ये मतलब बिल्कुल क्लियर कट है कि संकट में है,
और हम किसान का संकट तभी कम हो सकता है जब उसकी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो क्रॉप की पर्टिकुलर क्रॉप की जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है उसमें कुछ चीज़ें मैं कम कर लूँ। जैसे पानी लगा रहा है, अब ट्यूबवेल चलाएगा तो बिजली का बिल देगा, पंप सेट चलाएगा तो डीजल बहेगा, दूसरा ग्राउंड वाटर भी कम होगा। तो मैं कहता हूँ जहाँ पर ग्राउंड वाटर थोड़ा सा है भी, अगर वहाँ हम एक सिंचाई की बजाय ये यज्ञ करना शुरू करें तो कुछ तो पानी बचेगा ना, क्योंकि पानी जिंदगानी है, सच्ची ये कहानी है, जल ही जीवन है। तो जल को बचाने के लिए प्रकृति को बचाना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए यज्ञ की क्रिया आपको सदैव ध्यान में रखनी है। और जहाँ कहीं संभव हो, किसान जागरूक हैं तो बहुत सारे किसान जागरूक हैं तो उनसे कहना खेत के बीचों बीच एक छोटा सा चबूतरा कच्चा बना करके और प्रतिदिन यज्ञ करते हैं तो इसके बहुत बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। और परिणाम वॉल्यूम में नहीं, क्वालिटी में नहीं, क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में। जैसे अनाज की टेस्ट वैल्यू को बढ़ा देना, हम खाते हैं ना, स्वाद नहीं है तो स्वाद आने लगेगा, ठीक है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस विषय को विराम देते हैं। नमस्कार।